न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमारी यूनिट ग्रेविटेशन चल रही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। केपलर्स लॉ हम बता चुके हैं आपको। देखिए बेटा, न्यूटन ने यहाँ एक रूल दिया था, ग्रेविटेशन का रूल। आपको पता होगा कि एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, एक सेब टूटता है और उसके सिर पर गिर जाता है। जैसे ही सिर पे गिरता है तो उसकी जो अकल है वो डिस्प्लेस हो जाती है और वो ये सोचना शुरू कर देता है कि ये क्या हुआ, ये टूटने के बाद नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। और उसके बाद से उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और एक नया रूल दे दिया तुम्हारे लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वो ग्रेविटी की इफेक्ट से पढ़ा था, पर पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, ये कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, या कोई भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं ले सकते तो छोटे ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m2। ये दोनों एक दूसरे के साथ r डिस्टेंस से रखे हुए हैं। ये m2 मास, ये m1 मास। यहां देखिए, अब ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, रिपल्सन नहीं होता यहां पर कभी भी, ये बात याद रखें। ठीक है, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, force of attraction between two bodies is, पहला पॉइंट लिख रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। मेरी बात समझ गए? ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड, अगर हम इसको लिखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताएंगे बेटा, m1 m2, दोनों के मास लिए हुए हमने, दोनों के मास का प्रोडक्ट करके उसके प्रोपोर्शनल शो कर दिया। और सेकंड पॉइंट में ये कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। समझ आ गया? ये कहता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर सेंटर्स। समझ आ गया? दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ये कहता है कंबाइन बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर रहे हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आप बताओ बेटा, ये किसका साइन है, ओनली प्रोपोर्शनल साइन है ये। इस समय ना ये डायरेक्टली है ना ये इनवर्सली है, केवल प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रहा है। इसीलिए हमने क्या बोला है, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। समझ आ गया? हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, क्योंकि ये साइन किसका है, ओनली प्रोपोर्शनल है। फिर हम क्या कहेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहां बोल देते हैं G इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। G क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? G इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोल देंगे हम उसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल देंगे। समझ आ गया होगा? कोई डाउट है किसी को? देखिए बेटा, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आगे क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि ये वैल्यू आई कहाँ से, और इसकी यूनिट जो लिखी हुई है ये क्या है, कहाँ से आई है भी। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ से जी की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? एफ आर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, m1 m2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? आर। डिस्टेंस की क्या होती है? m1 m2 है तो मास की क्या? केजी। समझ आया क्या कह रहा हूँ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। समझ गए? तो ये इसकी यूनिट हो गई। दूसरी बात, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 कहाँ से आया? तो एक कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्या हुआ था? कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो हम आपको कराएंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। हम ये बताएंगे कि जी की वैल्यू कहाँ से आई है। ठीक है, देखिए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दूसरा पॉइंट, दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स कैसा फोर्स है बेटा? सेंट्रल फोर्स है। क्यों? ये लिखा हुआ है मैंने। क्या लिखा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। जो डिस्टेंस लेनी है वो उनके सेंटर से लेनी है। मेरी बात समझ गए? आप नए हो या न्यू एडमिशन? पुराने ही हो? 10th में भी यही थे। सेंट्रल फोर्स, क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेंटर से ली जाती है, सरफेस से नहीं ली जाती। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि हमने केपलर्स लॉ पढ़ा था, मैंने क्या कहा था? इलिप्टिकल पाथ होता है, ये सन है और ये क्या है? अर्थ। जो डिस्टेंस ली जाती है ना, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर की ली जाती है। इनके सरफेस की मेजरमेंट नहीं की जाती। अर्थ के सरफेस से मेजरमेंट नहीं होता। कहां से होता है मेजरमेंट? कहां से होता है? सेंटर से। पॉइंट क्लियर है? समझ आ गया होगा? तो ये सब पॉइंट है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब आपसे कह दिया जाए, और एक मान लीजिए मैं कह देता हूं इसकी सीजीएस यूनिट बताइए क्या होगी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बताना है। चलो वो भी मैं अभी बता ही देता हूं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की सीजीएस यूनिट बताइए क्या होगी। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो। मास की सीजीएस क्या होती है? मेरी बात समझ गए? मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो। m1 L1 T-2। डिस्टेंस का क्या होता है? L1। स्क्वायर है तो क्या लिख दो? L2। मास का क्या होता है? m1। दो मास है तो क्या लिख दिया जाए? m2 को ऊपर लाएंगे, -1 हो जाएगा। तो बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m-1 L3
टी माइनस। समझ आ गया? मैं कहता हूं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करिए। कैसे करोगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्या करना है? डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन करने का, जैसे कि आपने 1 न्यूटन को डिफाइन किया था। किसको डिफाइन किया था? 1 न्यूटन को। देखिए ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आप कहते हो इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। आपने मान लिया कि दोनों मास 1-1 किलो के हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दोनों के दोनों कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? 1 मीटर डिस्टेंस से रखे हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे? देन F इज इक्वल टू G, और G की वैल्यू कितनी है ना? इतने न्यूटन बताऊंगा फिर मैं, क्योंकि F इज इक्वल टू आ रहा है ना। अरे F इज इक्वल टू आ रहा है, हम क्या कहेंगे? इफ 2 आइडेंटिकल यूनिट मास 1 किलोग्राम are taken and separated by a distance 1 meter, then gravitational force is equal to gravitational constant। समझ आ गया? या gravitational constant is equal to the force of attraction applied between two bodies। समझ आ गया? देखिए, if 2 unit mass are placed unit distance then gravitational force then gravitational constant is equal to ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? फोर्स बिटवीन F इज इक्वल टू G लिखा है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस। मेरी बात समझ आ गई? जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके इक्वल हो जाएगा। नॉर्मल डेफिनेशन है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे बेटा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर। देखिए, आपने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है मास m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m2। हो गया? इनके बीच में जो सेपरेशन है इनके सेंटर से, वो आपने क्या बता दी बेटा? चलो आप पोजीशन वेक्टर के टर्म में पढ़ लो, ज़्यादा मजा आएगा उसमें। पोजीशन वेक्टर के टर्म में पढ़ा देते हैं। वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं ना? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, जेड एक्सिस भी बना सकते हो, नो डाउट। आपने कह दिया कि यहाँ हमारे पास एक मास रखा हुआ है m1, बेटा इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास है r। कोई प्रॉब्लम है? दूसरा मास मैं ले रहा हूं बेटा m2 और इसके पोजीशन वेक्टर को मैं बता रहा हूं r2।
क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, अगर आपने डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है 1 से 2 करोगे या 2 से 1, वेक्टर आएगा। ये आपने पोजीशन वेक्टर r1 बता दिया और इस पोजीशन वेक्टर को क्या बताया, r2। क्लियर है? अब देखिए, वी नो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। हम ये देखते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं जिसको? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एक बेंच है, मैं इसके साथ खड़ा हूं, ये मेरे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, इसलिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता तो उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता। अर्थ हमारे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, हम अर्थ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। मेरी बात समझ गए? जो सेव वाला एग्जाम्पल है कि सेव टूटने के बाद नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और ये वापस नीचे आ गया। मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूं, ये नीचे चला जाता है। मेरी बात समझ गए? क्यों जा रहा है? इस ऑब्जेक्ट पर कौन फोर्स लगा रहा था? अर्थ लगा रही है। मतलब फोर्स किसके बीच में है? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में। किसके बीच में है? समझ आ गया? अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा दिया, इसने भी तो अर्थ पर लगाया होगा। लगाना चाहिए था ना। मैंने तो ये कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया है भाई। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना कम है कि अर्थ के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अर्थ कितनी बड़ी है, कितना ज्यादा मास है। मेरी बात समझ गए? पर अर्थ ने जितना फोर्स लगाया था ना, ये छोटा सा है, इसके ऊपर इफेक्ट हो गया। समझ आ गया? चलो देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। देखिए, हमने ये कहा F12 वेक्टर टर्म में लिख रहे हैं। मैंने लिखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, यही लिखा है ना। मैंने क्या कहा? F12 फोर्स अप्लाइड ऑन m1 मास ड्यू टू m2। देखिए ध्यान से, F12 लिखने का मतलब ये है कि m1 मास पर फोर्स लग रहा है और लगाने वाला कौन है? m2। मेरी बात समझ गए? 12 लिखने का मतलब क्या है कि 1 पर फोर्स लगा और लगाया किसने? 2 ने। आया समझ में क्या कह रहा हूं? समझ आ गया? एक बात बताओ, m2 m1 पर फोर्स लगाएगा तो m1 किधर जाएगा? कहां जाएगा? तो माइंड में ये पता होना चाहिए कि फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? ओनली अट्रैक्टिव। पढ़ाया था ना मैंने। अब m2 m1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है और कैसा लगा रहा है? अट्रैक्टिव। तो m2 m1 को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगी फोर्स की? F12 हो जाएगी। अरे एरो के साइन से आप देख रहे होंगे, m2 पर फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है m1 से m2 की तरफ। फॉर्मूला लिखेंगे हम, F12 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन। अब डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी? बोलो। अरे डिस्टेंस ये कहां जाएगा? 1 से 2 की तरफ जाएगा ना। तो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर R1 से R2। कोई डाउट है? समझ आ गया? इसका होल स्क्वायर एंड R12 यूनिट वेक्टर। अब ये नहीं पता चला कहां से लिख दिया। एक बात ध्यान से समझ लो बेटा, अपोन में कभी भी वेक्टर नहीं आता, डिनोमिनेटर में कभी भी वेक्टर नहीं आता। ये आप अपने दिमाग में रखिए। डिनोमिनेटर में हमेशा मैग्नीट्यूड होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं यहां?
क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसके साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए भाई। तो आपने ये क्या बताया? मैग्नीट्यूड, ये क्या है आपके पास, और ये क्या है? डायरेक्शन देने के लिए किसका यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का। किसका यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। और हमने बता दिया 1 2 लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 से 2 की तरफ है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। नींद अभी पक्का? यूनिट वेक्टर की जो ये कोई भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो यहाँ लिखी हुई है। 1 2 लिखा हुआ है 1 से 2 की तरफ। 2 1 होता तो 2 से 1। तो ये तो आपने डिसाइड कर लिया था कहाँ लग रहा है। 1 से 2 की तरफ लग रहा है, डायरेक्शन बता दी हमने। हम क्या कहेंगे यहाँ? वी नो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? नैया डूबी पड़ी है और बिल्कुल कहाँ डूब रही है? चले ही थे बस, पानी में एंट्री की है, करते ही डूब गए। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स। बहुत अच्छे से समझा रखा है वेक्टर में, वेक्टर का लेक्चर देखना कभी। वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या होता है? और मैंने क्या बोला है? वेक्टर अपॉन इट्स। ये सिंबल किसका है? अरे ये किसका सिंबल है? मैग्नीट्यूड का सिंबल है ये। यहां भी लगा रखा है, अपॉन में मैग्नीट्यूड होता है। बोला था मैंने आपसे, अपॉन में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। अपॉन में कभी भी वेक्टर नहीं आता। ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया, क्या बची? केवल यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। मतलब आपने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? कोई इफेक्ट नहीं होगा ना। बट इसकी डायरेक्शन तो है ना। मतलब हम क्या कह रहे हैं? मैग्नीट्यूड तो यहाँ गया, डायरेक्शन अलग से लिख दी, हो गई वेक्टर फॉर्म। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? ये वैल्यू यहाँ पुट करूं, फिर वैल्यू पुट करते हैं। F12 इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R12 स्क्वायर मैग्नीट्यूड R12 वेक्टर अपॉन R12 मैग्नीट्यूड। भाई पावर 2 यहाँ है और पावर 1 यहाँ है, कितनी हो गई पावर? कितनी हो गई पावर? 3। क्या लिख दिया हमने इसको? F12 इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R12 की पावर 3 एंड R12 वेक्टर। समझ आ गया? कोई डाउट है तो बोलो। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? F12 की वैल्यू आ गई। मतलब M1 मास पर कितना फोर्स लगा और M2 ने कितना लगाया। समझ गए? अब हम क्या पढ़ेंगे? अब की बार मैं पढ़ूंगा F21। क्या पढ़ूंगा? इसको क्या लिखा जाएगा? फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। समझ गए कि नहीं? 2 पर फोर्स लग रहा है और लगाने वाला कौन है? 1 है। फॉर्मूला लिखें भाई। F21 इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन, डायरेक्शन बताओ क्या लिखूं? M2 पर फोर्स लगा, लगाया किसने? किसने लगाया? 1 ने। 1 इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट करेगा तो ये किधर जाएगा? M1 की तरफ। यहां दिखाना पड़ेगा भाई। F2 दिखा दिया।
कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? चलो हमने बता दिया 2 1 डायरेक्शन देनी पड़ेगी, कहां से कहां जा रहे हैं? 2 से 1। बोलो जा रहे हैं कि नहीं? अरे जा रहे हैं कि नहीं? दोबारा फॉर्मूला लगाऊं? अरे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाया जाए। क्या होता है यूनिट वेक्टर? मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। हो गया? ये हो गया हमारे पास वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वैल्यू पुट करें यहां, सीधा लिख दूं फिर F21 इज इक्वल टू, बोलो क्या आया? G क्यूब हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो। ये हमारे पास F21 आ गया। हो गया? एक पॉइंट और बता रहे हैं हम आपको, देखिए वी नो R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। जो R12 है वो किसके इक्वल है? माइनस ऑफ R21। क्या मतलब है गुड़िया इसका? ये किसका साइन है? इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर है दोनों। मैग्नीट्यूड इक्वल है, और माइनस का क्या मतलब है? अपोजिट डायरेक्शन है। पहले में डायरेक्शन देखते हैं 1 से 2 की तरफ थी, दूसरे में देखते हैं 2 से 1, पर 1 और 2 इन दोनों के बीच का गैप तो सेम है ना। आप इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक मेजरमेंट कर रहे हो, पहले शुरुआत वहां से करते हो, दूसरे में शुरुआत वहां से करते हो, लेंथ तो इक्वल आ जाएगी, पर डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। और हमें पता है वेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन लगा दिया जाता है। कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं R12 की जगह माइनस ऑफ R21 लिखूं या तो लिख सकता हूं। मैं लिख रहा हूं, यहां देखिए मैंने क्या कह दिया? F21 इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R21 क्यूब, माइनस लगा दिया, और यहां भी क्या लिख देंगे? R21 वेक्टर, और क्या लगाया जाएगा? माइनस। क्लियर है? मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाती है? प्लस। अरे हो जाती है कि नहीं? पर यहां तो मैग्नीट्यूड नहीं है। हमने क्या देखा? F21 इज इक्वल टू, सॉरी बेटा उल्टा लिख दिया ना, F12 था ना ये तो। F12 इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R21 की पावर 3 माइनस बार ले लिया R21 वेक्टर। कोई डाउट है? मैंने इसको क्या किया? F21 लिख दिया। F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। समझ गए भाई? क्लियर है यहां तक? ये कहां पढ़ा था आपने? ये इक्वेशन कहां पढ़ी थी आपने? क्या है ये? दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या था ये? क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ? क्या कह रहे हो? एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होगी और अपोजिट होगी। मेरी बात समझ? यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? अब देखिए, यहां आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर आपसे पूछा जाता है तो वो ये कहेगा प्रूव दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। यहां तक क्लियर है? समझ गए सभी? तो ये हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म प्रूव किया है। ठीक है? मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाता है देयर आर एन नंबर ऑफ मास,
कितने मास दे दिए जाते हैं? n नंबर ऑफ मास। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट मास, किसी एक पॉइंट मास पर फोर्स बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं, देखना ध्यान से। n नंबर ऑफ masses, m1 m2 up to mn, force acting on point mass। देखिए ध्यान से, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। मैंने कहा कि एक पॉइंट मास है यहाँ, क्लियर। इस पॉइंट मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर नोट। क्या है? इसके सराउंडिंग में n नंबर ऑफ मास रखे हुए हैं। एक मास यहाँ रखा हुआ है m1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1। एक मास यहाँ रखा हुआ है m2, इसका पोजीशन वेक्टर है r2। एक मास रखा हुआ है m3, m4, m5 अप टू कितने मास रखे हुए हमने? mn, इसका पोजीशन वेक्टर है rn। बहुत सारे मास रखे हुए हैं, मैंने यहाँ लिख के दिखा रखा है। और आप कह भी सकते हो हैविंग पोजीशन वेक्टर r1, r2, r3 अप टू rn रेस्पेक्टिवली। आपने इनके पोजीशन वेक्टर भी बता दिए। ये कहता है फाइंड द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स बताना है आपने। तो कैसे बताएंगे? दैट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी कह सकते हो। डिस्टर्बेंस नहीं क्लास में, आप इसको कह सकते हो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। समझ आ गया? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है ये। इसका मतलब है कि मान लीजिए ये पहला मास है, ये इस पर फोर्स लगाएगा। कहाँ लगाएगा? इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स का नाम क्या होगा? फोर्स अप्लाइड ऑन m नोट था ना, इसको 0 मान लो, ड्यू टू 1। कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है। अगर आप F01 लिखोगे तो क्या कहोगे बेटा? G m1 m2 अपॉन, इनके बीच में गैप क्या होगा? 0 से 1 की तरफ है, तो क्या लिख दो बेटा? R01 स्क्वायर एंड R01 यूनिट वेक्टर। कोई डाउट है तो बोलो। अरे 1-2 था तो 1-2 ही लिखा था, नहीं आया समझ में? भाई ये भी फोर्स लगाएगा इस पर, कितना लगा देगा? ये तो सेकंड है ना, 0 पर लग रहा है, तो F क्या लिखोगे? F02 का मतलब क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन m नोट ड्यू टू m2। समझ आ गया कि नहीं? हम क्या कह देंगे भाई इसको? G m नोट m1 होना चाहिए था बेटा। ये क्या हो जाएगा? m नोट m2, R01 02 स्क्वायर एंड R02 यूनिट वेक्टर। कोई डाउट है? इसी तरह सारे लगाएंगे, m3 m4 m5 mn भी लगाएगा। कितना लगाएगा बेटा? F0n डॉट करके क्या कर देंगे? F0n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? G m1 m नोट mn अपॉन R0n स्क्वायर एंड R0n यूनिट वेक्टर। इनमें किसी को डाउट है तो अभी बोलिए। समझ आ गया? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, according to superposition principle, total force acting on a point mass due to
n number of masses is vector sum of forces acting at due to individual मेरी बात समझ गए? क्या लिखा है? इस अकेले पर टोटल फोर्स कितना लगा? तो मैंने वही लिखा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट मास। इस पॉइंट मास पर जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू किसके द्वारा? इसके चारों तरफ n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए उनकी वजह से क्या होता है वो? हाँ, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाला है। क्या लिखा है इसको? वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट द ड्यू टू इंडिविजुअल की वजह से जो इनके ऊपर वेक्टर ये जो फोर्स लगा हुआ है उनका क्या करना है? वेक्टर सम। मतलब F इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम? F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस अप टू प्लस F0n। इन सभी पर वेक्टर लगाना है, ना कि डायरेक्ट यूज करना है। जैसे पहले ने लगाया 2 न्यूटन, दूसरे ने लगाया 3, तीसरे ने लगाया 1, आपने 2 + 3 + 1 कर देना है ना? ऐसा नहीं हो सकता, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। हम क्या ऐड करेंगे? वेक्टर सम ऐड करेंगे। वेक्टर ऐड करना है, और वेक्टर ऐड करने का तरीका आपने पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत सारे मेथड हैं। बोलो कराए थे कि नहीं? रिजोल्यूशन मेथड भी कराए, लेमीज थ्योरम कराई थी, है ना? उनसे ऐड करना है आपने, डायरेक्ट ऐसे नहीं है आपने मैग्नीट्यूड लिया प्लस किया और काम खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात समझ गए? इसी तरह अगर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं देन F इज इक्वल टू F01 क्या लिखा हुआ है? Gm0 m1 अपॉन R01 स्क्वायर, R01 यूनिट वेक्टर, Gm0 m2 R02 स्क्वायर, R02 यूनिट वेक्टर प्लस ये क्या हो गया? Gm0 mn R0n स्क्वायर, R0n यूनिट वेक्टर। हो गया ये? Gm0 को मना रहा है? अरे Gm0 को मना रहा है कि नहीं? यहाँ Gm0 को मन ले लिया, क्या बचा यहाँ? m1 अपॉन दिस, m2 अपॉन दिस, m3 अपॉन दिस, mn अपॉन दिस बचा हुआ है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? समेशन की टर्म में लिख देते हैं, mi अपॉन R0i स्क्वायर, R0i यूनिट वेक्टर, i इज इक्वल टू 1 to n। ये समेशन लिखने का तरीका है। सबसे पहले i की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ, m1 R01 स्क्वायर, R01 यूनिट वेक्टर हो गया। फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर आप 2 पुट करिए, m2 अपॉन R02 होल स्क्वायर, R02 यूनिट वेक्टर, फिर प्लस का साइन लगाइए। समेशन का मतलब ही यही होता है। और कहाँ तक पुट करते हुए जाना है? अपर लिमिट पॉइंट n तक पुट करते हुए। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सुपरपोजिशन टर्म है। क्लियर है? समझ आ गया? एक न्यूमेरिकल करा देता हूं आपको। आपसे ये कह दिया जाता है 3 मास प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। आपने कहा कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसकी साइड क्या है? ए। इसकी वर्टेक्स पर 3 मास रख दिए गए कैपिटल एन। मेरी बात समझ गए? पॉइंट क्लियर हो गया? फाइंड द टोटल फोर्स ऑन ए मास m विच इज प्लेस्ड मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ये पॉइंट क्या है बेटा?
मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी एक साइड का मिड पॉइंट है। यहां आपने क्या निकालना है? टोटल फोर्स। हमने कह दिया कि ये ए बी सी और ये डी, आपने फोर्स ऑन डी पॉइंट निकालना है। समझ गए? दूसरा मान लीजिए ये कहा जाता है कि आपके पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी वर्टेक्स पर 3 मास रखे हुए हैं। यहां हो गया ए बी सी, साइड हमने बता दी स्मॉल है। हो गया। एक मास इसके सेंट्रोइड पर रखा गया, कहां रखा गया? सेंट्रोइड पर रख दिया। ये कहता है कि फाइंड द फोर्स ऑन सेंट्रोइड, और यहां भी एम रख दिया गया। मेरी बात समझ गए? एक और न्यूमेरिकल लिख देता हूं। आपने मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल ले ली, कोई भी ले सकते हैं, मैं तो यूं ही लिख रहा हूं, ठीक है। यहां मास रखा, यहां मास और यहां एम। फाइंड मास, ये फाइंड फोर्स ऑन एनी वर्टेक्स समझ गए? किसी एक वर्टेक्स पर, मान लीजिए मैं कह देता हूं ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर निकाल दो, ए पॉइंट पर फोर्स निकाल दो, क्या होगा? ठीक है, सोना नहीं है। देखो इस पर देखा जाए, ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कितना लगाएगा और कहां लगाएगा? ये वाला मास इस पर फोर्स लगाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एफ डी बी लिख सकता हूं। अरे डी पर फोर्स लग रहा है, लगाने वाला कौन है? बी। ये कौन सा पॉइंट था? सी पॉइंट था। ये अपनी तरफ अपना फोर्स लगाएगा, इसका नाम क्या रखा जाए? ये भी अपना फोर्स लगाएगा, अरे ये अपनी डायरेक्शन में लगाएगा, ये क्या लगाएगा? एफ डी ए। कोई और फोर्स लग सकता है क्या? अरे कोई और फोर्स लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। इसकी वैल्यू बता सकते हो? एफ डी बी क्या होगा? अरे जी, ये मास कितना है? ये मास कितना है? डिस्टेंस कितनी है? अरे होगी कि नहीं? a/2 का होल स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन कौन बताएगा? डायरेक्शन कहाँ है? नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ है? कोई डाउट है? अरे एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखते हो? वाई। अरे लिखते हो कि नहीं? वाई एक्सिस के लिए जे और जेड एक्सिस के लिए नेगेटिव है तो माइनस आई लिख दिया। एफ डी सी बताइए। जी डिस्टेंस कितनी है? डायरेक्शन क्या है? प्लस आई। बोलो है या नहीं? अगला क्या लिखा हमने? जी एम एम अपॉन, ये ए है तो √3/2 ए है। कितनी है? कितनी है? √3/2 है। करके देख लेना। ये एंगल कितना है? ये क्या है? हाइपोटेन्यूज ए, तो ये क्या होगा? ए sin 60 और ये क्या होगा? ए cos 60। अरे ओरिजेंटल और वर्टिकल cos 60 1/2 होता है। आपने a/2 ही तो बोला था, पर आप मैंने मिड पॉइंट बोल दिया तो सीधा a/2 बताया था। a sin 60 √3/2 होता है। पाइथागोरस तो आती है, ये नहीं आता तो a² - a/2 का होल स्क्वायर करोगे और उसका √ निकालोगे तो भी यही आएगा। हो गया। डायरेक्शन बोलो कहाँ है? वाई। अपवर्ड है, अपवर्ड है तो क्या लिख दूं? जे।
कोई डाउट? ऐड करेंगे, ये तो कट गया, इक्वल है तो, अरे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भाई, एक लेफ्ट लग रहा है एक राइट, खत्म, आंसर यही आ गया। फिर तो तीनों को ऐड करोगे वेक्टर सम में तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, GMM अपॉन √3/2A जी। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है? ये देखो क्या है, ये सेंट्रोइड, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सेंट्रोइड से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल तीनों तरफ से। अरे इक्विलिब्रियम में फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स क्या हो गया, 0। जब फोर्स इक्विलिब्रियम में लगते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0। फोर्स बता सकते हो कितने कितने हो जाएंगे, GMM अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, GMM अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है सेंट्रोइड से, A/√3 क्या होती है, ये जो डिस्टेंस है ये है A/√3। ये भी क्या है, 10th पास करके आए हो या वैसे ही कर दिए CBSE बोर्ड ने, पास करी है? लग तो नहीं रहा। क्या पास करी है, तुम्हें सेंट्रोइड से वर्टेक्स की डिस्टेंस मालूम नहीं है, रिजोल्यूशन नहीं आ रहा है, यहां निकाल दोगे? बताओ कैसे निकालोगे, तुम गर्दन हिलाने से कैसे बात बनेगी, बताना पड़ेगा। अरे इसको अट्रैक्ट किया जा रहा है, कौन कौन कर रहे हैं, ये भी कर रहा है और दोनों कर रहे हैं। इस फोर्स का नाम AB, इस फोर्स का नाम हो गया, वैल्यू क्या हो जाएगी, GMM अपॉन A स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, GMM अपॉन A स्क्वायर। दोनों इक्वल है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, कैसे निकाले रिजल्टेंट? सबसे आसान तरीका बता दूं, नीचे सिर और ऊपर टांग करनी है बस। अरे 60 डिग्री एंगल है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक पॉइंट पर दो फोर्स लगे हुए हैं यूं, ये A है और ये क्या है, इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, A² प्लस B² प्लस 2AB को 60 डिग्री और इसका अंडर रूट। पढ़ के देखना वेक्टर एक बार। ये हमारे पास A है, मतलब FAC है, ये हमारे पास FAB है। समझ आ गया? वैल्यू पुट करना, न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करना।